तो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। चैप्टर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स की हम थ्योरी इसमें करने वाले थे। अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो अभी मैं ये थ्योरी वाली वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इसमें देखिए, मेरी स्लाइड शो में फर्स्ट पेज पर दिया हुआ है ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में जो है हमारा यहाँ पर पहला वाला जो कंटेंट है वो है फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ने ये अपनी क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा बेसिक में। और इसके बाद सेकंड है हमारा वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट। मतलब कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, प्री टूर्नामेंट और पोस्ट टूर्नामेंट्स अलग अलग कमिटीज़ की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स क्या होते हैं और इनका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है। इसके बाद फोर्थ टॉपिक है हमारा कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी। इनमें से किसी एक के ऊपर छोटा सा शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है आपको 2 मार्क्स में, या मे बी 3 मार्कर में भी आ सकता है। तो ज़्यादा चांस 2 मार्क में आने के हैं। इसके बाद फिफ्थ टॉपिक है हमारा फिक्सचर्स एंड देयर प्रोसीजर्स, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नॉकआउट का बाय और सीडिंग मेथड हम कर चुके हैं। स्पेशल सीडिंग भी देखो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट सीडिंग का पार्ट उसको माना जा सकता है, बट वो आएगा नहीं। नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। एंड लीग के 3 मेथड, स्टेयरकेस, साइक्लिक और टेबुलर मेथड, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है, बट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट नहीं आएगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो है वो लीग का ही आपस में कॉम्बिनेशन हो सकता है, या लीग का नॉकआउट के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उसमें हम फर्स्ट राउंड में अगर लीग कराते हैं और सेकंड राउंड में अगर हम जो है नॉकआउट कराते हैं तो उसको लीग कम नॉकआउट बोलते हैं। और सिमिलरली अगर हम पहले नॉकआउट कराएंगे और सेकंड लेवल पे हम लोग लीग कराते हैं बची हुई टीमों का, तो फिर उसमें हम उसको नॉकआउट कम लीग बोल देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही लेवल पे लीग टूर्नामेंट ही हो रहा हो, तो उसमें हम लोग लीग कम लीग बोल देंगे। और एक टाइप इसका होता है नॉकआउट कम नॉकआउट, ऐसे ही। मतलब कि जोन लेवल पे हमने करा दिया नॉकआउट, और अगले लेवल पे हमने जैसे नेशनल लेवल पे हमने करा दिया लीग बचे हुए जोन्स के विनर का, जो एक एक जोन से विनर आए। तो उसमें हम लोग उसको बोलेंगे नॉकआउट कम लीग, ठीक है। तो इस तरह से वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है। तो इसके बारे में बस बेसिक थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी कोई ज़्यादा इसमें पिक्चर वगैरह इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले बनाने को नहीं आएंगे, तो उसकी चिंता मत करना। अभी सेकंड स्लाइड पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर दिया हुआ है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का डेफिनेशन। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग करते हैं हम रिसोर्सेज की, बहुत सारे रिसोर्सेज, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स या कोई किसी तरह का जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, या इस तरह के रिसोर्सेज जो होते हैं, उनको अगर हम एक जगह पर गैदर करके और उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के प्रोसेस का पार्ट है। ऑपरेशंस एंड वर्क फ्लो ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट टू अचीव स्पेसिफिक गोल। किसी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए इन सारी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कि हम कुछ ऑपरेशंस भी करते हैं, और वर्क फ्लो हमारे उस प्रोसेस के अंदर होता है, जो कि हम किसी किसी अलग अलग लोगों पर, टीम मेंबर्स पर डिवाइड करके रखते हैं, लेकिन गोल सबका एक कॉमन गोल होता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम मोस्ट इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं टू अचीव दैट कॉमन गोल। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, प्लानिंग इसके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कुछ यहाँ पे हमारे फंक्शंस दिए हुए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग, मूविंग टुवर्ड्स स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो POSDC हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। इस तरह का आप छोटा सा डायग्राम बना दोगे, थ्योरी में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, प्रेजेंटेशन का
फ़ायदा मिलता है, एवेल्यूएशन करने वाले को देख के अच्छा लगता है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन करूँगा। प्लान की डेफिनेशन देखो क्या लिखी है। अ प्लान इज़ अ ट्रैप दैट इज़ लेड डाउन टू कैप्चर द फ्यूचर। हम फ्यूचर को कैप्चर कर तो नहीं सकते, देखो प्रैक्टिकली बात तो यही है, बट कोशिश हमारी रहती है कि हम एक टीम बना के अच्छे से सारी चीज़ों को प्लान करें, जिससे कि हम फ्यूचर में जो हो रहा है उसको थोड़ा सा निर्धारित कर सकें, यानी कि डिटरमाइन कर सकें पहले से कि इस तरह से होना चाहिए। ऑल्दो होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम लोग अचीव कर लेते हैं उन गोल्स को, लेकिन कई बार थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ भी हो जाती है। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। ऑर्गेनाइजिंग का देखो क्या मतलब होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टुगेदर। पैसा और काम करने वाले इंसान और जो सामान है, हमारे इक्विपमेंट वगैरह हैं, ये सब चीज़ें, इनको हम एक साथ रिसोर्सेज को लेके आते हैं। इट इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड द असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज़। अलग अलग कितने सारे काम होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी उसके अंदर, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर, जैसे कि ग्राउंड तैयार करना, इक्विपमेंट्स को रेडी करना, है ना, फूडिंग एंड लॉजिंग की तैयारी करना, रिसेप्शन पे रिसीव करना टीम्स को जो पार्टिसिपेट करने आ रही हैं। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको कामों को पहचानना, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ को, ये सब आता है ऑर्गेनाइजिंग में। स्टाफिंग में क्या आता है, द मेन पर्पस ऑफ स्टाफिंग इज़ टू पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। सही इंसान की, हर एक इंसान की ना अपनी एक क्वालिटी होती है, तो सही इंसान को सही सूटेबल ड्यूटी पे लगाना एक इसमें जो है स्टाफिंग में किया जाता है। इसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग ऑल द इंडिविजुअल्स टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस इवेंट को सक्सेसफुली क्या करना, कंडक्ट करना। और उस चीज़ के लिए हमें जो हमारा लीडर है, डायरेक्टर है, वो क्या करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर इंस्पायर करता है, गाइड करता है, काउंसलिंग करता है, अगर कोई गलत कर रहा हो बीच में तो उसको मोटिवेट भी करता है। ठीक है, यहाँ पे मोटिवेटिंग आ गया। लीडिंग ऑल द इंडिविजुअल्स, तो वो सबको लीड करता है ना, इंस्ट्रक्शंस वगैरह देता है। फिर आता है कंट्रोलिंग। इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंश्योर्स दैट द इवेंट डज नॉट गेट डेविएटेड फ्रॉम द प्री अरेंज प्लान। जिस तरह के प्लान हुए थे उससे भटक ना जाए राह से, कोई अपना ही उसमें एलिमेंट डालने लगे और कुछ उसका इवेंट का जो है कुछ रुख अलग ना हो जाए, वो किसी और पाथ पे ना निकल जाए गोल से भटक के। तो इस चीज़ को इंश्योर करती है ये फंक्शन कंट्रोलिंग। कुछ जैसे डायरेक्टर के नीचे मैनेजिंग पोस्ट होती हैं, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, इस तरह की पोस्ट होंगी। जैसे स्कूल में डायरेक्टर के नीचे प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर से ऊपर चेयरमैन होते हैं, और प्रिंसिपल्स के नीचे क्या है, कोऑर्डिनेटर्स आते हैं। तो ये सबऑर्डिनेट्स हैं सब एक दूसरे के। तो हायर पोस्ट के नीचे उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेटर्स के नीचे टीचर्स आते हैं, टीचर्स के नीचे फिर उसके बाद प्राइमरी टीचर्स, या इस तरह से जो भी पोस्ट हैं। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, इस तरह से आप समझ सकते हो कि हायरार्की किस तरह से काम करती है ना। ये आपके फंक्शंस कवर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग हम करते क्यों हैं? टू अवॉइड लास्ट मिनट ऑफ हैसल। 2 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान देना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। टू एफिशिएंटली सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज़। ध्यान से सारी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करना। टू एस्टेब्लिश अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द कमिटीज़। जितनी भी कमेटी बनी हुई है उनके बीच में एक तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर रहे हैं, है ना, अपना काम बना रहे हैं और दूसरी टीम का काम बिगाड़ रहे हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी सब टीम्स जो है वो एक ही गोल के लिए काम कर रही हैं, तो उन्हें अपना सेल्फिश जो रीजंस होते हैं या उनको छोड़ के काम करना पड़ेगा, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा। टू अवॉइड मिस्टेक्स ना हो, इस चीज़ को भी हम इंश्योर करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का। टू मेक रूम फॉर इनोवेशन, जिससे कि लोग इनोवेट कर सकें, कुछ नया निकाल के दे सकें, हर तरह से इवेंट को पिछली बार से बेहतर बना सकें, इसलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग में हम डिस्कस करते हैं ना कि भाई पिछली बार ये गलती हो गई थी, ऐसा हो गया था, तो इस बार हमें वो गलती नहीं दोहरानी है, तो इस बार हम ऐसे करते हैं। हम कुछ ना कुछ आइडिया लेके आते हैं व्हेन वी प्लान। टू मेक द इवेंट्स मोर इंटरेस्टिंग,
इवेंट्स को ज़्यादा इंटरेस्टिंग, पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें डालने की सोचते हैं, तो प्लानिंग में हम उन चीज़ों को कवर करते हैं। जैसे आजकल क्रिकेट के साथ आईपीएल में चीयर गर्ल्स नचा देते हैं या म्यूज़िक बजा देते हैं, कुछ अलग सा डीजे या किसी की परफॉर्मेंस करा देते हैं ब्रेक टाइम में। तो वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इवेंट को पहले से इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। या कोई कैश प्राइज़ ज़्यादा रख लेना या कुछ अच्छा सा कोई प्राइज़ रख लेना, है ना, जैसे बाइक या कोई कार, तो उससे इंटरेस्टिंग बन जाता है। ये सब एग्जांपल्स हैं, ज़्यादा सीरियसली मत लेना। टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस, प्लान अगर हम करेंगे ठीक से तो वो जो इवेंट है पिछली बार से अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे हम। तो बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए प्लान करना ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। ये वेरियस कमिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट, एक स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी कमिटीज़ की लिस्ट है, जिसमें कि हायरार्की दी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर सबसे ऊपर होता है, उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी, देन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर स्पोर्ट्स, जिसमें कि स्पोर्ट्स वाले टीचर्स आते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंस कमेटी, फिर आता है पब्लिसिटी कमेटी, फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, कमिटीज़ फॉर ऑफिशियल्स, अनाउंसमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी और रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। देखो, ये सबसे पहले ना प्रपोजल देते हैं अपना कि हमें ये इवेंट कराना है अपने स्कूल में, कोई बास्केटबॉल का टूर्नामेंट या एथलेटिक मीट, इंटर स्कूल कोई, है ना, इस तरह का कंपटीशन, क्रिकेट का, फुटबॉल का, या जो भी। इसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक कोर टीम बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें लीडर्स होते हैं बेसिकली, और वो इस वाली टीम को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यानी स्पोर्ट्स वाले टीचर्स को या इनकी टीम को कुछ प्रपोजल लाने के लिए बोलते हैं कि किस तरह से तुम कराओगे। और ये यहाँ से फिर प्रपोजल यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर ये इसमें कुछ अमेंडमेंट करते हैं, चेंज, और फिर वापस इनको बताते हैं, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस यहाँ तक आती हैं। फिर ये अपना प्लान ऑफ एक्शन देते हैं उस सब के अकॉर्डिंग, इनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग कि इन्हें कैसे कराना है इवेंट। तो यहाँ से बजट वगैरह भी इधर ही डिस्कस होता है ऊपर, और जितना बजट होगा उस हिसाब से फिर ये अपना एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ये बता देंगे कि हमें ये चीज़ें चाहिए, डिमांड्स ऊपर दे देंगे, और कितने लोग चाहिए, यहाँ से ऊपर डिमांड जाएगी। ऊपर से फिर एक ड्यूटी लिस्ट निकलेगी, जिसमें कि ये बहुत सारी कमेटीज़ होंगी और इनके मेंबर बनाए जाएंगे, कौन कौन इस कमेटी में रहेगा। जैसे फाइनेंस कमेटी में कौन रहेगा, ये पब्लिसिटी कमेटी में कौन रहेगा, जो कि उसका वो कराएंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में, आर्टिकल्स में, पैम्फलेट्स में, और सोशल मीडिया पे उसको पब्लिसाइज कौन करेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कमेटी में कौन रहेगा, जो टीम्स को लाने ले जाने का काम करेगा। बोर्डिंग एंड लॉजिंग में मतलब कि रूम्स अलॉट कौन करेगा, उनको सोने का और उसका इंतज़ाम कौन करेगा। रिसेप्शन कमेटी में कौन कौन बंदे रहेंगे। और डेकोरेशन और सेरेमनी कमेटी में जैसे आर्ट डिपार्टमेंट होता है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस का। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स यानी कि जो हमारे रेफरी और ये होते हैं, ये इनकी बात होती है। कमेटी ऑफिशियल्स हम इनको कहते हैं, जो रेफरी और अंपायर्स वगैरह होते हैं, स्कोरर, स्कोर बोर्ड जो मैनेज कर रहा है, या टेबल ऑफिशियल्स जो फाउल और वो नोट करते हैं सब बच्चों ने जिसने जितने बास्केट किए या किसने कितने चौके या छक्के मारे। मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट, ये सब वही बताते हैं नोट करके बाद में। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उस हिसाब से, जिसने जितने सिक्सेस मारे या फोर मारे, जिसके जितने ज़्यादा रन या जितना ज़्यादा स्कोर, वही बच्चा या वही प्लेयर जो है मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द टूर्नामेंट या मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का टाइटल लेके जाता है या ट्रॉफी लेके जाता है। ठीक है। अनाउंसमेंट कमेटी ये सब बताते रहते हैं, अपडेशन करते रहते हैं कि अब ये मैच चल रहा है, ये टीम आगे चल रही है, ये टीम पीछे चल रही है, या बीच में ये लोग कुछ म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट वगैरह भी कराते हैं रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट कमेटी के साथ मिलके ब्रेक टाइम में, जिससे कि स्पेक्टेटर्स अपना जो इंटरेस्ट है वो लूज़ ना करें और उनका एंटरटेनमेंट होता रहे ब्रेक टाइम में भी। फर्स्ट एड कमेटी इंश्योर्स दैट कि किसी को चोट फेट लग जाए तो किसी के साथ ज़्यादा हार्म ना हो, किसी को ब्लड लॉस या इस तरह का कुछ ना हो, तो ये फर्स्ट एड दे देते हैं। किसी को ज़्यादा इंजरी ना हो, सफ़र ना हो कोई। तो ये सब इनकी बेसिक ड्यूटीज़ होती हैं और इस तरह से काम बांटा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कुछ प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिसिटी कमेटी जो है उसकी क्या होगी। वो पहले क्या करेंगे, एक
उसके बारे में एक ऐड पोस्ट करेंगे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न पे, या जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो कर सकते हैं। पैम्फलेट्स वगैरह आसपास के स्कूल्स में कुछ इनविटेशंस भिजवाएंगे। तो ये सब पब्लिसिटी कमेटी का काम है, प्री ड्यूटी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये पढ़ लेना। अलग अलग कमिटीज़ की कई सारी कंबाइंड ड्यूटीज़ दे रखी हैं ये। ठीक है, तो सेम जो वो है हमारी पब्लिसिटी कमेटी, उसी की अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं? वो हो जाती हैं कि जैसे आज का मैच किसने जीता, आज ओपनिंग सेरेमनी थी तो चेयरपर्सन कौन आया था, रिबन किसने कट किया, ये सारी न्यूज़ वगैरह हमारे किसी भी उसको लोकल न्यूज़पेपर को या किसी जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी और उसको वो कराना प्रिंट मीडिया तक या वहाँ तक पहुँचाना, जिससे कि न्यूज़ बने और स्पोर्ट्स प्रोपेगेंडा हो। और अपने स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन या जो भी है और वो करने वाले, कंडक्ट करने वाले, ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजर्स का अच्छा एक नाम हो कि ये ऐसा टूर्नामेंट कराते हैं। ड्यूरिंग टूर्नामेंट वो ये सब चीज़ें अपडेट करते रहते हैं और पोस्ट टूर्नामेंट वो सारी जो न्यूज़ है उस सब चीज़ों को पब्लिसाइज करेंगे कि फ़लाना फ़लाने स्कूल ने एक इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया था और उसमें ये टीम जीती, फ़लानी टीम ने फ़लानी टीम को हराया, और उसके बाद वो उसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या मैन ऑफ द मैच ये रहे। और क्लोजिंग सेरेमनी के दिन फ़लाने फ़लाने इंसान को या किसी पॉलिटिशियन को या उसको बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट, और उसने फिर थोड़ा सा लोगों को या प्लेयर्स को संबोधित किया था, है ना, एड्रेस किया था अपना एक स्पीच देके। स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और पिछले कई साल से ये इस तरह के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये सब चीज़ें पब्लिसिटी कराने का तरीका है, पब्लिसिटी कमेटी करती है पोस्ट टूर्नामेंट ये सब काम। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग जो कमिटीज़ हैं उनके अलग अलग काम हैं, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट। ये 5 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कमिटी, मतलब कि कंबाइन करके दी हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी एक टीम की, एक कमेटी की पूछेगा, वो कई सारी कमिटीज़ की कंबाइन पूछ सकता है, किसी की भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। ध्यान दो, ये टूर्नामेंट्स के टाइप्स हैं। इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स वो होते हैं जो हम अपने स्कूल में या अपने कॉलेज के अंदर ही खेलते हैं, मतलब जैसे इंटर हाउस वगैरह, यानी कि या इंटर क्लास हो गया, है ना। तो विद इन इंटर क्लास, इंटर विंग, है ना। तो ये विद इन द वॉल जो हम टूर्नामेंट खेलते हैं। एक्चुअली द वर्ड इंट्राम्यूरल इज़ ड्रिवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंट्रा एंड म्यूरालिस। तो म्यूरालिस जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है वॉल, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। तो म्यूरालिस मीन्स दीवार, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो बिल्डिंग है उसकी दीवार, और इंट्रा का मतलब हो गया अंदर अंदर। तो उस विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन अगर हम खेलते हैं टूर्नामेंट आपस में ही, तो उसको हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल्स। लेकिन अगर हम इंटर स्कूल्स या इंटर स्टेट या इस तरह से खेलते हैं तो वो हमारे आउटसाइड टूर्नामेंट्स हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल्स। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मीन्स बाहर और म्यूरलिस मीन्स वॉल, तो दीवार के बाहर, यानी कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कहीं खेलने जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा म्यूरल। ठीक है बेटा, क्लियर है ये टॉपिक? ये 2 नंबर में आ सकता है, दोनों के बारे में एक एक एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो आप आराम से। फिर आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल्स। इंट्राम्यूरल्स किस लिए काम आते हैं? इंट्राम्यूरल्स अगर हम कराते हैं ना तो बच्चे तैयार हो जाते हैं मेंटली, और बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपस में स्कूल में इंट्राम्यूरल्स वगैरह खेलते रहना, तो बच्चों को कंपटीशन की आदत हो जाती है और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है। कई बार कुछ बच्चे अंदर अपने स्कूल में अच्छा खेल रहे हैं तो उनको फिर हम बाहर के लिए भी ले जा सकते हैं, है ना। तो बच्चों की फिटनेस के लिए भी काम आता है। इंट्राम्यूरल प्रोवाइड मैक्सिमम रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट्स। बच्चों को रिक्रिएशन मिलता है अच्छा खासा, और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्टूडेंट्स को गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की। दीज टूर्नामेंट्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से कैप्टन बनते हैं, जैसे 4 हाउस के 4 कैप्टन, तो हमारे पास 4 लोग हो गए ऐसे जो कैप्टनसी कर सकते हैं। ऐसी उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बनेगी, फिर उसके बाद उनमें से एक कोई ज़्यादा अच्छा होगा तो उसको हम स्कूल टीम का कैप्टन बना देंगे या कॉलेज की टीम का, तो वो इन एक्स्ट्रा म्यूरल्स में हमारा कैप्टन बन के जाएगा या जा सकता है। ठीक है,
इसके बाद हमारा लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल्स, ये आप खुद गो थ्रू कर लेना, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे इसको पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स आ गई, ये भी खुद पढ़ लोगे आप। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रामुरल, हम क्यों करते हैं ये एक्स्ट्रामुरल्स वगैरह, क्यों कराने ज़रूरी हैं। देखो, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, अगर हम आपस में खेलते रहेंगे स्कूल के अंदर ही तो हम कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं, ठीक है। हमें रियल वर्ल्ड के कंपटीशन का लेवल का नहीं पता चलता किसी भी फील्ड में, तो स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही है। अगर हम आपस में ही खेलते रहेंगे, इंटर स्कूल्स या कहीं और खेलने नहीं जाएंगे तो हम जो है इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो कम का कम ही रह जाएगा। हम आपस में एक दूसरे को हरा के खुश होते रहेंगे। टू प्रोवाइड एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, बच्चों को बाहर ले जाने से बहुत अच्छा एनरिचिंग एक्सपीरियंस मिलता है और वो दूसरे स्कूल्स में या दूसरे कॉलेज में जाके काफ़ी एक्सपोजर मिलता है उनको खेलने का, और अच्छा नई नई चीज़ सीखने को मिलती है। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फीलिंग्स ऑफ फ्रेटर्निटी, जब हम बाहर जाते हैं तो हम ये फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी होती है हमारे अंदर कि भाई हम फलाने स्कूल को बिलोंग करते हैं और हम उसको रिप्रेजेंट करने आए हैं, ठीक है। दिस इज़ फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। इट ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का बेस इससे अच्छा हो जाता है, आगे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी निकलते हैं जब हम एक्स्ट्रा म्यूरल्स खेलते हैं तो। इसके बाद है टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ रूल्स, न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स, जब हम बाहर जाते हैं तो कोच भी अपडेट रहते हैं और बच्चे भी नए नए रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि रेफरीज वहाँ पे हमें नए रूल्स से फेस टू फेस करा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें नई नई चीज़ें स्पोर्ट्स में अपडेट हो जाती हैं अगर हम बाहर खेलने जाते हैं तो, ठीक है। नहीं खेलने जाएंगे तो हम नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हर कोई रूल बुक नहीं पढ़ रहा है डेली डेली, तो हम देख के या सुन के ज़्यादा सीखते हैं, तो एक्सपीरियंसिस मैटर्स। अब देखो यहाँ पे कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम की बात हो रही है, जैसे कि कबड्डी या इस तरह के गेम होते हैं, या कुछ हमारे रीजनल गेम्स होते हैं जैसे छुपन छुपाई या है ना आँख मिचौनी और ये सब जो होते थे, हाइड एंड सीक और आए स्पाई, ये सब हमने बचपन में खेले हुए हैं कुछ बच्चों ने तो, ऑल्दो आपकी जनरेशन तो अभी काफ़ी नई है, बट इन सब जो गेम्स हैं इनको हम बोलते हैं कम्युनिटी स्पोर्ट्स, ठीक है। तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स में इंडिजिनस स्पोर्ट्स आते हैं ज़्यादातर, यही जो लोकल गेम्स होते हैं, तो इनको इनकी एनलिस्ट करने के लिए आपको आ सकती है कि कोई 5 इंडिजिनस स्पोर्ट्स जो है आप लिख दीजिए, लोकल स्पोर्ट्स जो होते हैं, ठीक है। जैसे खो खो वगैरह, ये भी इंडिजिनस स्पोर्ट्स होते थे पहले, अभी ये थोड़ा सा रिकगनाइज हो गए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी। स्पोर्ट्स डे में हमें क्या करना है, किस तरह की तैयारी होती हैं, क्या क्या हमें करना होता है और किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, स्पोर्ट्स डे क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइज़ करना स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर, वो सब यहाँ पे हमने कवर किया हुआ है। आप देख सकते हो कि मैं एक किसी स्कूल में था, स्कूल का नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हुई थी। ये हमने कलरफुल ट्रैक्स बनाई थी स्पोर्ट्स डे के लिए, और इनमें रिबन वगैरह लगा के ट्रैक्स को, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स डे हमने किया था प्राइमरी लेवल के लिए, तो यहाँ पे हमने जो पेरेंट्स को भी पार्टिसिपेट कराया था, पेरेंट्स यहाँ पे स्पेक्टेटर्स भी हैं और पार्टिसिपेंट्स भी बन के बैठे हुए हैं, और इनके लिए टेंट वगैरह लगाए हुए हैं। देखो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, कारपेट्स हैं, कोन्स लगे हुए हैं, और भी मेरी टीम थी इसके अलावा साथ में, वो सब थोड़ा इस फ्रेम में नहीं है, बट अच्छा खासा एक टीम का वो चाहिए होता है इसमें सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए किसी एक स्पोर्ट्स इवेंट का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हेल्थ रन और रन फॉर फन, ये सब क्या है, फिटनेस को प्रमोट करने के लिए या कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कम्युनिटी में हम लोग हेल्थ रन और रन फॉर फन या इस तरह की कुछ रनिंग, लॉन्ग रनिंग जो है इनको ऑर्गेनाइज करते हैं, या रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, जैसे कि कैंसर या कोई चाइल्ड अब्यूज़ या किसी भी चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हम सोसाइटी में इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिससे कि सोसाइटी में वो सब चीज़ों पे ध्यान जाए। बेसिकली हमें उन चीज़ों का एक प्रचार या पब्लिसिटी करनी होती है इन रनिंग वाले इवेंट्स के थ्रू, और साथ साथ हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं हम इसके थ्रू, ठीक है। रन फॉर यूनिटी, जैसे कि विद इन द कंट्री लोगों में एक ब्रदरहुड हो और इंटीग्रेशन हो, फीलिंग ऑफ इंटीग्रिटी आए, तो सॉलिडेरिटी आए, इस चीज़ को हम सेलिब्रेट करने के लिए रन फॉर यूनिटी करते हैं कुछ कंट्रीज़ में,
जिनके ऊपर कभी ना कभी किसी दूसरी कंट्री का राज रहा है, जैसे जो कॉमनवेल्थ वाली कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर अंग्रेज़ों ने शासन किया था, तो वो सब ये इस तरह के रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज करते हैं। एक इंडिया में भी होती है रन फॉर द नेशन, जो कि एमपी में हुई थी एक बार जब मैं छोटा था, मध्य प्रदेश में, भोपाल में। तो 17 किलोमीटर की रेस होती थी, मैंने पार्टिसिपेट किया था उसमें। तो इस तरह से ये प्रोग्राम्स होते रहते हैं। कुछ कंपनीज भी करवाती हैं कई बार, है ना, एनजीओ वगैरह कराते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया अगला टॉपिक, जो कि हमने पिछली 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, फिक्सचर्स एंड देयर प्रोसीजर्स। तो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग, या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, या इसको बर्जर सिस्टम भी कहते हैं, एक और नाम लिख सकते थे हम इसका। थर्ड टाइप है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, या फिर नॉकआउट कम लीग या लीग कम नॉकआउट, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने पहले लेवल पे क्या किया और अगले लेवल पे हमने कौन सा वाला मोड या कौन सा वाला टाइप ऑफ टूर्नामेंट करवाया। ये ऑर्गेनाइज़र के ऊपर ही होल सोल डिपेंड रहता है कि वो क्या कराएगा। अगर उसके पास टाइम ज़्यादा होता है और रिसोर्सेज अच्छी होती हैं, पैसा ज़्यादा होता है, बजट ज़्यादा होता है, तो वो लीग कराता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ मैचेस पर टीम को खेलने को मिलते हैं। और अगर टाइम कम होता है, शॉर्टेज ऑफ टाइम होती है, या नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कम हैं, सॉरी नंबर ऑफ़ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट तब वो कराते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है, इनकी अपनी अपनी कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं, दोनों की ही फ़ायदे और वो हैं घाटे। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कवर हो गया। उसके बाद होता है एक चैलेंज टूर्नामेंट, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें कोई प्लेयर पीछे छूटा हुआ रहता है, वो ऊपर के लेवल के प्लेयर को चैलेंज कर देता है, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है अगर प्लेयर, तो उसके साथ खेलते हैं। ये बेसिकली इंडिविजुअल इवेंट्स में होता है, जैसे कि बैडमिंटन में, या कोई अकेले टेनिस, या इस तरह के जो खेलने वाले स्पोर्ट्स हैं। अब देखो नॉकआउट टूर्नामेंट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखी हुई हैं। लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, ये नॉकआउट टूर्नामेंट लेस एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि टीम हारती तो बाहर हो जाती है, तो ज़्यादा तो हमने उसके लिए कुछ किया नहीं, ज़्यादा दिन के लिए हमें बोर्डिंग लॉजिंग नहीं करानी पड़ी, ज़्यादा दिन का उसको रिफ्रेशमेंट नहीं देना पड़ा, तो खर्चा कम होता है। हेल्पफुल इन इन्हांसिंग स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, और इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू कंप्लीट द टूर्नामेंट, कम टाइम चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि मैच कंडक्ट करने के लिए रेफरी और वो सब हमें कम चाहिए, बिकॉज मैच ही कम होंगे तो वर्कलोड ही कम होगा। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। देयर आर मैनी चांसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम्स इन प्री एलिमिनरी राउंड, शुरू के राउंड में ही अच्छी टीम कई बार तुक्के में हार जाती हैं, थोड़ी मॉडरेट या कम अच्छी टीम से हार जाती हैं, तो वो बाहर ही हो जाती हैं, और फिर उनके भी मन में मलाल रह जाता है। तो कई बार ऑर्गेनाइज़र क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज़र्स उन राउंड 1 की हारी हुई टीम को, जो सिर्फ राउंड 1 में हारी है, ठीक है, उनको वो क्या करते हैं, एक अलग से टूर्नामेंट करा देते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सांत्वना देना। तो उनको, जो उन हारे हुओं के अंदर से एक विनर निकलता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉन्सोलेशन विनर। तो ये भी एक नॉकआउट वाले टूर्नामेंट का ही टाइप है। ठीक है, स्पेक्टेटर्स में नॉट हैव इनफ इंटरेस्ट इन द फाइनल राउंड, क्योंकि शुरू में ही अगर गलती से अच्छी टीमें निकल गई या हार गई, तो उसमें स्पेक्टेटर्स जो है ना वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए ऑर्गेनाइजर्स कई बार क्या करते हैं, किसी टीम को स्पेशली सीड कर देते हैं टू द क्वार्टर फाइनल्स या सेमीफाइनल्स। 2 टीम अगर सीड होंगी स्पेशल सीडिंग, तो वो जाएंगी सीधा सेमीफाइनल में। 4 टीम अगर होंगी स्पेशल सीड, तो वो क्वार्टर फाइनल के लिए सीड करी जाएंगी। तो उसमें हम ब्रैकेट में बाई के सामने लिखते हैं सीडेड टू QF क्वार्टर फाइनल, सीडेड टू SF, सीडेड टू SF मीन्स सेमीफाइनल। ठीक है, तो ये आपको करना नहीं है वैसे ये फिक्सचर्स, बट मैं वैसे ही आपको बता दे रहा हूँ। और लीग टूर्नामेंट के यहाँ पे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ गए। लीग होता है क्या, देखो, इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट ऑल पार्टिसिपेटिंग टीम्स compete once विद ईच अदर irrespective ऑफ लूजिंग और विनिंग द मैच। वो खेलती है सबके साथ। ठीक है, ये इर्रिस्पेक्टिव वाला इसमें आप ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो। इसमें बेस्ट प्लेयर निकल के आता है, ये इसकी एडवांटेज है। और ओनली स्ट्रॉन्ग टीम गेट्स विक्ट्री, बिकॉज वो 1-2 बार गलती से हार सकती है कम अच्छी टीम से, बट बाकी जो सारे मैचेस हैं उसके वो जीतेगी ही, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। एवरी टीम गेट्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बार बार चांस मिलता है अपने आप को प्रूव करने का। मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस आर देयर,
सबसे मतलब पूरे ही मैचेस मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि कम मैचेस खेलने को मिलेंगे। खूब पेट भर के बच्चा जो है या प्लेयर जो है छिक के आता है अगर किसी लीग बेस्ड टूर्नामेंट में खेल के आता है तो ये समझ हमें होनी चाहिए। ईजी टू सिलेक्ट गुड प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर को सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वो हर मैच में ही इतने सारे मैचेस में खेल रहा है, तो उसकी सारी स्किल्स निखर के आ जाती हैं और देखने को मिलती हैं। तो हमें पहचान हो जाती है कि यार ये हर एक मैच में अच्छा खेला है, या ये प्लेयर इसकी डिफेंसिव स्किल्स अच्छी हैं या इसकी अटैकिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो इसको ये वाली पोस्ट के लिए हायर किया जा सकता है अपनी टीम में, या इस तरह से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है, नेक्स्ट लेवल के लिए भेजा जा सकता है प्लेयर को। द स्पेक्टेटर्स गेट्स अपॉर्चुनिटी टू वॉच मोर मैचेस, स्पेक्टेटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैच देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो मैच मिले देखने को और ख़त्म हो गया बस। इट रिक्वायर्स मोर टाइम, देखो ये इसके डिसएडवांटेज हैं कि इसको ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि जब नंबर ऑफ़ मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं और कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है इसकी, महंगा पड़ता है। द टीम्स कमिंग फ्रॉम फार एंड वाइड फेस मोर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, तो जो दूर से टीम आती है उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टाइम और मनी काफ़ी लग रहा है हमारा, क्योंकि ज़्यादा लंबा चलता है, 3-4 दिन तक चलता है, ज़्यादा मैचेस होने की वजह से तो ज़्यादा दिन को रहना पड़ता है, ज़्यादा दिन का बाहर खर्चा होता है रहने से और खाने से, तो वो चीज़ें थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेज हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगली डिसएडवांटेज, इट नीड्स मोर अरेंजमेंट्स फॉर स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स एंड टीम्स, तो टीम्स के लिए और स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स जो होते हैं रेफरी और अंपायर वगैरह उनके लिए हमें ज़्यादा इंतजाम करके रखने पड़ते हैं। मोरल ऑफ टीम्स बिकम्स लो ड्यू टू देयर डिफीट अगेन एंड अगेन इन द टूर्नामेंट, देखो एक बार हार के निकल गई तो थोड़ा लगता है कि हाँ चलो मलाल तो होता है, बट हाँ भाई एक ही बार हारे, लेकिन कोई टीम अगर वीक है और वो बेचारी बार बार हारे जा रही है तो फिर वो कई बार ऐसा भी हो जाता है थोड़ा नेगेटिव उनके लिए कि कुछ ज़्यादा ही उनका मूड लो हो जाता है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स के टाइप दिए हुए हैं यहाँ पे, देखो मैंने जो बोले थे नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग और लीग कम नॉकआउट, ये 4 टाइप होते हैं इसके, सिर्फ थ्योरी में आ सकता है लिखने को ये नाम, ये सब आपके उसमें नहीं है, चैलेंज टूर्नामेंट के कुछ वो हैं टाइप्स ऑफ फिक्सचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लैडर मेथड, फिजिकल मेथड, कॉबवेब मेथड, तो ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। और इसी के साथ आपका चैप्टर 1 होता है ख़त्म। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बाकी आप जो है खुद से कर लेना बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे कि सब बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी के साथ।